अभी प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा के विधियां क्या हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं और ये मुख्य होता है वैसे। अब हम बात करेंगे कि प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षक का स्वरूप कैसा होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर पहले तो प्रकृतिवादी विचारधारा ये कहती है कि ये शिक्षक कौन है ना। तो कहती है कि प्रकृति यानी कि नेचर, टीचर लिख दे रहा हूं उसको मैं, हाँ, यानी नेचर। तो नेचर ही क्या है? टीचर है। राइट। इट मीन्स रूसो का ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये प्रकृति और इस प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाएं सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में देखी जा सकती है। हमें किसी मानवीय शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, ऐसा रूसो का मानना था। लेकिन फिर भी रूसो ये कहते हैं कि क्योंकि अगर शिक्षक अच्छा हो और बच्चों का भला सोचने वाला हो तो शिक्षक के सानिध्य में शिक्षा लेना थोड़ा और सरल हो जाएगा, कि वो प्रकृति में होने वाली घटनाओं का इंटरप्रिटेशन यानी कि अर्थांकन हमारे सामने करेगा, उसका व्याख्यान करेगा और हम जान पाएंगे कि घटना क्यों हो रही है, क्या हो रही है। इसीलिए शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में, जो सिर्फ हमारा सहयोग करे, मतलब मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा और मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं पूछूंगा टीचर से जाकर के, सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, और टीचर मुझे बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, है ना। ये चीज समझ में आ रहा है। तो शिक्षक को ज्यादा महत्व ये देते रही हैं, प्रकृति को ही ये शिक्षक मानते हैं और ये कहते हैं कि चलो शिक्षक तो अगर होगा तो अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। शिक्षक यहाँ पर सिर्फ सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, जो बच्चे के आवश्यकता के अनुसार शिक्षा, मतलब अ, शिक्षण कर सके। ठीक है। फिर आते हैं विद्यार्थी यानी कि छात्र, स्टूडेंट। कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? अगर प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन करने की बात करें तो वही कर पाएगा जिसके अंदर जिज्ञासा। तो जिज्ञासु होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए। ठीक है। क्यूरियोसिटी बच्चे में होनी चाहिए। कोई भी घटना हो रही है, कुछ भी दिख गया उसको, ये क्या है, क्यों आया है यहाँ पर, ठीक है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारे अंदर होती है इग्नोरेंस, जो हम बड़े हो चुके होते हैं, हमारे सामने कोई घटना हो रही होगी, कोई नई चीज दिखेगी, अरे छोड़ो ना, क्या करना है हमको, हमारे काम की नहीं है ना, हमारी है, हम चल रहे हैं आगे। लेकिन एक बच्चा जो होगा वो, आपने नोटिस किया ही होगा, कहीं भी आप जाते हैं मॉल वगैरह में, तो आपको अगर बच्चों के कपड़े लेने तो बच्चों के कपड़े ही देखते दुनिया की, और कोई चीज देखते नहीं वहां पर आप। लेकिन बच्चा, उसको जो नहीं भी लेना है वो भी पूछेगा आपसे, मम्मी ये क्या है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है। करता नहीं करता ऐसा? फिर आप बोलते हो उससे, बेटा ये तेरे काम का नहीं है, तू रहने दे इसको। ऐसा करते हो ना? नोटिस किया होगा अपने बच्चों के साथ। क्यों? कई सारे प्रश्न बच्चों यस के सर। होते हैं। आपके घर में कोई नया आदमी आ जाए, बच्चा पूछता है ये कौन है भाई, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ रहता है, ये हमारे घर में क्यों आया है, ऐसे कई सारे प्रश्न बच्चा करता है। जिज्ञासा होती है उसके अंदर। तो ये क्यूरोसिटी है, वो बच्चे को एक अच्छा अवलोकनकर्ता बनाती है, एक अच्छा ऑब्जर्वर बनाती है। और बच्चा अगर अच्छा ऑब्जर्वर होगा तो निश्चित रूप से उसका जो इमिटेशन होगा, वो उसका अनुकरण होगा, वो भी ये बेहतरीन होगा। क्योंकि आप किसी भी व्यवहार को अगर अच्छे से नहीं देख रहे हैं तो उसका फिर अनुकरण भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए आपको एक्टिंग करनी है कोई, या एक्टिंग छोड़ो, आपको डांस करना है किसी को सॉन्ग पर, और आप, जिसने भी उस सॉन्ग पर पहले डांस किया है, जो भी एक्टर एक्ट्रेस है, उसको देख रहे हैं बहुत बारीकी से, उसको कहाँ पर, किस बोल पर कैसा एक्शन कर रहा है, कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, बारीकी से उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप उसको इमिटेट कर पाएंगे, उसको आप दोहरा पाएंगे अपने व्यवहार में। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन ही उतना बारीक नहीं होगा, आपने ऊपर ही ऊपर देख लिया डांस करते हुए, आप ये नहीं पकड़ पाए कि किस बोल पर उसने कौन सा मूवमेंट किया, तो फिर आप उसको बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही तो होता है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यस। इसी प्रकार यस सर। जब हम बात करते हैं आगमन की,
जहां पर आप बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑब्जर्वेशन करके एक नियम देखते हैं कुछ समानता के आधार पर। अगर आपके ऑब्जर्वेशन बारीक नहीं होंगे तो आप आगमन विधि का भी कह सकते हैं कि प्रयोग नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। तो इसीलिए अवलोकन बहुत जबरदस्त होना चाहिए, अवलोकन बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब बच्चे में जिज्ञासा होगी या सीखने वाले में जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा नहीं तो अवलोकन। ठीक है। तो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा होना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। इसके बाद विद्यालय कैसा होना चाहिए, यानी कि स्कूल। स्कूल के लिए तो ये कहते हैं कि कैसा होना चाहिए, प्रकृति की गोद में। ठीक है। ठीक। तो विद्यालय के लिए कहते हैं इन द लैप ऑफ नेचर होना चाहिए, कि प्रकृति की गोद में होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। मतलब कि समाज से, भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से दूर एकांत में होना चाहिए। विद्यालय में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो बच्चों को, है ना। बच्चे जब भी पढ़ाई करें तो एकाग्रचित हो सके, यानी कि कंसंट्रेशन उनका हो सके, वो कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कर सके। अगर शोर शराबा होगा तो कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा, शोर शराबा नहीं होगा तो कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है। तो विद्यालय के लिए वो इतने कह रहे हैं, मतलब कि ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, है ना, ये इनकी आवश्यकता नहीं है। जैसे आप गुरुकुल देखते हैं ना, कि जहाँ पर गुरुजी की कुटिया है, बच्चे रह रहे हैं उसमें, और बस वहाँ पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे हुए हैं और बच्चे नीचे दरी बिछा के बैठे हैं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा विद्यालय की वो बात कर रहे हैं। और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं प्रकृतिवादी, कि विद्यालय क्या होना चाहिए, वर्कशॉप के रूप में होना चाहिए, कार्यशाला के रूप में। कार्यशाला यानी वर्कशॉप। वर्कशॉप क्यों, कि जब वर्कशॉप होगी, कार्यशाला होगी, तो बच्चा हर चीज को खुद करके सीखेगा। करके सीखेगा तभी तो उसको कुछ आएगा ना, करके सीखने की विधि का प्रयोग तो तभी कर पाएगा वो जब प्रैक्टिकल्स करेगा। तो इस तरीके विद्यालय की वो कल्पना करते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, बात करते हैं अनुशासन, जो कि किसी भी दर्शन का एक अहम पहलू है, जो मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आता है। तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन कैसा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आलोचना होती है रूसो के प्रकृतिवाद की। ठीक है। बाकी आगे के प्रकृतिवादी जो है उन्होंने तो फिर ठीक कर दिया था इसको। रूसो ने नकारात्मक शिक्षा की बात की है। नकारात्मक यानी नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब क्या है, नकारात्मक शिक्षा का मतलब क्या है समझिए, और ये अनुशासन से संबंधित है पूरी तरह से। ठीक है। अनुशासन मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। आप बच्चे को बताएंगे ना कि बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बताएंगे। एक तो होता है कि आपने बोल दिया, बेटा मिट्टी नहीं खानी है। ठीक है। बेटा छत पे जाना तो है लेकिन छत से नीचे कूदना नहीं है। ठीक है। बेटा वहां पर आग जल रही है, उस तरफ मत जाना, वहां पर तार है, करंट लग सकता है, वहां मत जाना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम खुद बोल करके बताते हैं बच्चों को क्या करना है क्या करना है। ठीक है। और इसी क्रम में जब हम
बात करते हैं प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार अनुशासन की। तो प्रकृतिवादी ये कहते हैं कि यार हम बताएंगे बच्चे को, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा उसका उल्टा करता है। और ये चीज आपने देखी ही होगी, जिज्ञासा है बच्चे के अंदर। मम्मी ने कह दिया बेटा वहां पर तार है, मत जाना, करंट लग सकता है। बच्चे को पता ही नहीं करंट का अनुभव कैसा होता है। अब वो करंट लगवाना चाह रहा है अपने आप को, जाएगा, ठीक है, और हाथ लगा देगा उसमें, तो मम्मी के कहने का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। इसलिए रूसो ये कहते हैं कि जब प्रकृति खुद दंड देती है, पनिश करती है, तो बच्चा वो काम दोबारा नहीं करता। मतलब बच्चे ने उस तार पर हाथ लगाया और उसको करंट लगा, दर्द का अनुभव हुआ, तो अब वो दोबारा हाथ नहीं लगाएगा। आपको ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि बेटा ये काम मत करो, वो खुद ही करना छोड़ देगा। इसी तरीके से बच्चा सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था दौड़ दौड़ करके, और अचानक से क्या हुआ, उसका पैर फिसला और नीचे गिर गया। खुद दंड मिला प्रकृति से, उसको किसी ने बताया नहीं। अब वो ये समझ गया कि सीढ़ियों से उतरते समय हमको सावधानी बरतनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो सर। प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार अनुशासन यानी कि क्या करना है या क्या नहीं करना। अनुशासन का मतलब होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बात पता होनी चाहिए बच्चे को। तो ये जो है वो प्रकृति खुद करवाएगी, और प्रकृति दंड दे करके बच्चे को अनुशासित करेगी। आपने कुछ नहीं करना, टीचर ने कुछ कहना ही नहीं बच्चे से, है ना। प्रकृति खुद ही दंड दे देगी, और बच्चा उससे सीख जाएगा कि कैसा व्यवहार करना है कैसा नहीं करना है। ये बात रूसो कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आवाज आ रही होगी आप लोगों को, आई हो। यस। यस सर। तो ये कुछ बातें हैं जो प्रकृतिवादी शिक्षा से संबंधित थी, आज हमने की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और जो नोट्स हैं इसके पीडीएफ वाले वो कल मैं आपको सेंड करूंगा। मैं आज माफी चाहता हूँ कि आज समय मिल नहीं पाया मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग से, तो मैं नहीं कर पाया। ठीक है, कल मॉर्निंग तक कर दूंगा, है ना। अब आप लोगों से एक और चीज पूछनी है कि आप लोग कैसे, मतलब जैसे कंटेंट आपके सामने रख करके वो पीडीएफ वाला उसको डिक्टेट करता हूँ वैसे आप पढ़ना पसंद करोगे, या इस तरीके से प्लेन बोर्ड पे कंटेंट बाय कंटेंट हम डिस्कशन करते हुए चले और समझते हुए चले, ऐसे करोगे? आप लोग बताइएगा, ठीक है, सर ये जैसे आप। तरीका बेहतर, सर ये है मैम? तरीका वो बेहतर है। आज आपने पढ़ाया ना सर, जो हाँ आज हाँ, आपने जैसे जैसे पढ़ाया ये तरीका ज्यादा बेटर है। ऐसे बेटर है ना। जी यस सर। सर। हाँ, बाकी सभी लोगों का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। क्योंकि देखो मुझे भी ऐसा लगता है ना, जब कंटेंट हमारे सामने होता है तो ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान जो है वो नीचे की ओर चला जाता है। मतलब जो हमने नहीं डिस्कस किया है उसको भी हम देखना शुरू कर देते हैं, रीड करना शुरू कर देते हैं। हाँ सर बिल्कुल। तो ऐसे पढ़ने पर क्या होता है कि आपके सामने जो शब्द लिखा है आपका फोकस पूरा उस शब्द पर ही रहेगा, और उस शब्द पर ही फोकस है। तो जितनी चर्चा होगी उस शब्द से संबंधित होगी, और उसके उस विषय में ही आप सोच रहे होंगे। तो कंसंट्रेशन बना रहता है। ये थोड़ा सा है, बाकी जैसा आप लोग को उचित लगेगा हम वैसा ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास को यही संपन्न थैंक करते हैं। कल जीके का थैंक यू सेशन सर। करवाया है मैंने आप लोगों का। जीके में जो भारतीय पक्ष है ना, इंडियन जीके है, उसको सर आपके साथ डिस्कस करेंगे कल। तो सभी लोग उपस्थित रहिएगा, और जो भी आप लोगों की अपनी क्वेरीज होंगी, जो भी प्रश्न होंगे वो सर से जरूर करिएगा। ठीक है, ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।